हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं आपको कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी की इस क्रिएशन एवोल्यूशन सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। हम इन दिनों क्रिएशन और एवोल्यूशन के हवाले से सीख रहे हैं और हमारा ये मानना है कि ये बहुत ज़रूरी है कि चर्च अपने प्लेटफॉर्म से, हर एक कलीसिया, हर एक क्रिश्चियन इदारा अपने प्लेटफॉर्म से इस पर काम करे और नौजवानों को, पास्टर्स को और हमारे आने वाले सारे लीडर्स को इसके बारे में मालूम होना चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को सिखा सकें और बता सकें। इस शॉर्ट वीडियो में आज हम कुछ ऐसी इस्तिलाहात को देखेंगे, ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ को देखेंगे जो यूज़ होती हैं एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए। हर एक फील्ड की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि इल्म इलाही जो है, इलाहियात, थियोलॉजी, उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी है। मेडिकल की मुख्तलिफ फील्ड्स की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी इस तरह की इस्तिलाहात हैं जिनको जानना ज़रूरी है। और जब हम उनको जान जाएंगे तो हमारे लिए बड़ा इजी होगा कि जब हम किसी तहरीर में उनका ज़िक्र पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम होगा कि इससे क्या मुराद है। तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन चंद एक ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ जो बड़ी ख़ास हैं, जो आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारी ये छोटी सी एक बुकलेट है, इसमें एंड में हमने वो टर्मिनोलॉजीज़ दी हुई हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसको समझना मुश्किल हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं मैं उन पे बात करना चाहता हूँ ताकि हम उसको समझ सकें। तो सबसे पहली इस्तिलाह जो हमें सीखने की ज़रूरत है वो है इर्तिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन या इर्तिका का मतलब ये है कि ये जो कायनात है इसमें सारी जितनी भी चीज़ें आपको मिलती हैं, वो ज़िंदा हैं, मुर्दा हैं, जो भी हैं, उनको बनाने वाला कोई नहीं बल्कि वो खुद ब खुद पैदा हो गई। तो एवोल्यूशन का मतलब है हर एक चीज़ इवॉल्व हुई है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ये चीज़ें इस तरह से इवॉल्व हुई हैं। इनका कोई खालिक नहीं, वो खुदा का इनकार करते हैं और मानते हैं कि हर एक चीज़ इसी तरह से पैदा हुई है और मुसलसल एवोल्यूशन का जो सिलसिला है वो चल रहा है। एक सेल से जो समंदर में, पानियों में पैदा हुआ, एक से दो, दो से तीन, इस तरह के जो लिविंग सेल्स हैं खुलिए पैदा हुए और उनसे एक जानवर पैदा हुआ और उसके बाद उससे जानवर से दूसरा जानवर, तीसरा जानवर, और ऐसे ही बंदर बने और बंदरों से इंसान बने। तो ये एवोल्यूशन का एक क्लेम है। तो आमतौर पर इसको इस तरह से भी समझा जाता है कि वो जो पहला लिविंग सेल बना या पहली वो जो कोई ऐसी चीज़ बनी जिसमें ज़िंदगी पनप सकती थी, उसको वो कहते हैं गू, GOO गू। तो आइडिया ये है कि गू से दूसरे जानवर बने और दूसरे जानवरों से होते होते हम इंसान बने। सो फ्रॉम गू टू जू टू यू, ये एक फार्मूला है उनका कि पहले गू नामी एक सेल था या एक कोई सब्सटेंस था ऐसा जिसमें ज़िंदगी पैदा हो सकती थी, उससे जानदार पैदा हुए और उससे आप और मैं पैदा हुए। सो फ्रॉम गू टू जू टू यू या फ्रॉम गू टू यू थ्रू जू। हम कहते हैं कि दिस इज़ नॉट ट्रू, ये सच नहीं है, इस तरह से नहीं हुआ। बाइबल जिस तरह से कहती है कि तख्लीक हुई है, उसी तरह से तख्लीक हुई है। बहरहाल पहली इस्तिलाह है एवोल्यूशन। हमारी दूसरी इस्तिलाह है माइक्रो एवोल्यूशन। माइक्रो एवोल्यूशन को कहते हैं इर्तिकाए सगीरा, मतलब छोटे लेवल पर इर्तिका। इसको हम मानते हैं और इसके साथ हम अग्री भी करते हैं कि एक स्पीशीज में, एक तरह के जानदारों में छोटी छोटी तब्दीलियां आ सकती हैं। मतलब बिल्लियों की बहुत सारी किस्में हो सकती हैं, चूहों की बहुत सारी किस्में हो सकती हैं, कुत्तों की बहुत सारी किस्में हो सकती हैं, परिंदों की बहुत सारी किस्में हो सकती हैं। मतलब एक ही नस्ल के जो परिंदे हैं, तोता है तो वो कई तरह का हो सकता है, कोई कौवा है तो वो कुछ और तरह का भी हो सकता है। इसको हम मानते हैं, इसके साथ अग्री करते हैं और हम कहते हैं कि ये रैशनल है, ये लॉजिकल है। माइक्रो एवोल्यूशन जो है उसको माना जा सकता है। तो जहाँ पे माइक्रो एवोल्यूशन का लफ्ज़ आए, जहाँ पे इर्तिकाए सगीरा आए, तो उससे आपको समझना चाहिए कि ये एक स्पीसीज़ के अंदर जो छोटी छोटी तब्दीलियाँ आती हैं उसके बारे में बात हो रही है। हमारी तीसरी इस्तिलाह है मैक्रो एवोल्यूशन। मैक्रो एवोल्यूशन को कहते हैं इर्तिकाए कबीरा, यानी बड़े लेवल पर इर्तिका।
तो इसको हम नहीं मान सकते कि व्हेल मछली से घोड़ा आगे जाके पैदा होता है, या परिंदे से जाके कोई डायनासोर बन जाता है, या डायनासोर से कोई परिंदा बन जाता है। इस चीज़ को हम नहीं मानते। हम ये समझते हैं कि खुदा ने हर एक जानवर को उसकी जिन्स के मुवाफिक तख्लीक किया और वो वही है। हाँ, उसकी जिन्स के अंदर थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ होती रहती हैं, उसको हम मानते हैं, लेकिन मैक्रो एवोल्यूशन को नहीं माना जा सकता। माइक्रो एवोल्यूशन वो एक्सेप्टेबल है, मैक्रो एवोल्यूशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं और लॉजिकल भी नहीं, और उसमें बहुत सारे मसले हैं। हमारी चौथी इस्तिलाह है कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर उस जानवर के लिए या उस जानदार के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसमें से एक या दो अगली स्पीसीज पैदा हुई हो। तो ये कॉमन एंसेस्टर का मतलब है मुश्तरका जद्द अमजद, कोई ऐसा जानदार जिसमें से आगे जाके मुख्तलिफ नस्लें पैदा हुई हैं, उसको कॉमन एंसेस्टर कहते हैं या मुश्तरका जद्द अमजद कहते हैं। जब कभी आप एवोल्यूशन पे बात कर रहे हों या क्रिएशन पे बात कर रहे हों, तो कॉमन एंसेस्टर की इस्तिलाह जब आएगी तो आपको समझना चाहिए कि एक ही ऐसा जानदार जिसमें से आगे जाके और नस्लें पैदा हुई हैं और अनवा पैदा हुई हैं, जो दो या दो से ज़्यादा हो सकती हैं। हमारी पांचवी इस्तिलाह है यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। तो जब हम यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं, जिस तरह की भी ज़िंदगी है, वो चाहे ज़मीनी हो, वो आबी हो, वो हवाई हो, वो जहाँ जहाँ भी है, जिस जिस हाल में भी है, उन सब का एक ही जद्द अमजद है, एक ही कॉमन एंसेस्टर है। जैसे हम कहते हैं कि तमाम इंसानों का जद्द अमजद जो है वो आदम है, आदम से और हवा से सारे इंसान पैदा हुए। लेकिन जब एवोल्यूशन में बात की जाती है कॉमन एंसेस्टर की, तो वहाँ पे ये नहीं समझा जाता कि जैसे आदम तमाम इंसानों का जद्द अमजद है, बल्कि यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर का मतलब है कि एक सेल या एक खुलिया या एक जानदार ऐसा था जिससे सारी चीज़ें पैदा हुई। दरख्त भी उससे पैदा हुए, जानदार भी उससे पैदा हुए, अब वो रेंगने वाले हों, वो उड़ने वाले हों, वो समंदरी हों, वो ज़मीन पे चलने वाले हों, सब का एक कॉमन एंसेस्टर है। सारे जानदार उसी से पैदा हुए हैं। तो जब यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर को आप पढ़ें तो आपको समझना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। हमारी छठी इस्तिलाह है नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन ये होती है कि इस नेचर में रहते हुए जिस तरह का माहौल होता है, जानदार उस तरह के रवैये अपनाते हैं। तो इसमें तो बताया गया है एवोल्यूशन में कि जानदार अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने रवैयों को तब्दील करते रहे और फिर वो उस माहौल में सरवाइव कर सकें। और इसको इस तरह से भी लिया जाता है कि सबसे पहले पानी में क्योंकि ज़िंदगी शुरू हुई, तो पानी में फिर मछली बनी, फिर मछली अपनी ज़रूरत के तहत या अपनी ख्वाहिश के तहत उसने सोचा कि मुझे खुश्की पर आना चाहिए, तो शायद उससे मगरमच्छ बना। उसने सोचा या उसको ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे दरख्त पर चढ़ना है, तो शायद उसके कोई इस तरह के पंजे बन गए या पर बन गए कि वो उड़ना शुरू हो गई और उससे परिंदे बन गए। तो इसको नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। एवोल्यूशन में वो कहते हैं एक से दूसरा जानवर बनता है या एक जानवर से दूसरा जानवर इवॉल्व होता है, तो उसके लिए नेचुरल सिलेक्शन की ज़रूरत है। और फिर इसमें एक और चीज़ भी है नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से। अक्सर हम बायोलॉजी की किताब में पढ़ते हैं कि वो ज़राफ़ों की मिसाल देते हैं। कुछ ऐसे ज़राफ़े थे जिनकी गर्दनें लंबी थीं और वो दरख्तों के ऊपर से पत्ते खा लेते थे, और कुछ की गर्दनें कम थीं या छोटी थीं, तो वो उनका मुंह वहाँ तक नहीं पहुँचता था। तो फिर जो लंबी गर्दनों वाले वो बच गए और जो दूसरी छोटी गर्दनों वाले थे वो मर गए, और अगली नस्ल जो है वो लंबी गर्दनों वाले ही बनी। इसको एवोल्यूशन की लैंग्वेज में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहा जाता है कि जिस तरह का माहौल होगा, जिस तरह के हालात होंगे, उसमें जीना अगर कोई सीख लेगा तो वो उसमें सरवाइव करेगा, और बाकी लोग जो हैं या बाकी जानदार जो हैं वो मर जाएंगे। तो नेचुरल सिलेक्शन ये है कि कोई जानवर या कोई इंसान या कोई भी चीज़ अपने माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेती है,
اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے ماحول کے مطابق یا اپنی ضرورت کے مطابق اپنے اندر وہ تبدیلیاں بھی لے آتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی کہ مچھلی نے محسوس کیا یا اس کو ضرورت محسوس ہوئی کہ میں نے خشکی پہ جانا ہے تو وہ اس کے پنجے نکل آئے اور وہ مگرمچھ کی صورت اختیار کر گئی. ہماری 7ویں اصطلاح ہے بگ بینگ. تو بگ بینگ کا مطلب یہ ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں 13.8 بلین سال پہلے یا شاید اس سے بھی پہلے, ابھی بلینز آف ایئرز آپ پیچھے چاہے جتنا مرضی لیتے جائیں, ہمیں کوئی گراسپ نہیں کر سکتے ہمارے مائنڈز کے وہ کتنے ہوں گے. اوکے, 13.8 بلین سال پہلے ایک گولا تھا جس میں مٹیریل تھا, میٹر تھا, جس میں بہت ساری گیسز تھیں, جس میں بہت ساری انرجی تھی, اس میں بہت سارے کیمیکل ایکشن اور ریئیکشن ہو رہے تھے, اور وہ بڑا کمپیکٹ تھا, بڑا کمپریسڈ تھا, اور اس سارے ایکشن اور ریئیکشن کی وجہ سے وہ ایک دم سے پھٹ پڑا, اور اس کے پھٹنے کی وجہ سے, اس دھماکے کی وجہ سے ساری کائنات میں جتنے بھی ستارے ہیں, جتنے بھی سیارے ہیں, جتنی بھی ہماری کہکشائیں ہیں, ساری اس سے پیدا ہوئی. تو یہ آئیڈیا ہے بگ بینگ کا کہ بگ بینگ ابتدا میں یہ نہیں ہوا کہ خدا نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. ان کا خیال ہے یا ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے میٹر تھا, گیسز تھیں, انرجی تھی, اور بہت ساری چیزیں ایکشن اور ری ایکشن کے اس پروسیس میں تھی, اور اس میں سے ایک دھماکہ ہوا. ابھی اگر ہم اپنی کائنات کو دیکھیں تو یہ اتنی خوبصورت ہے, اس میں ساری چیزیں اتنی ویل ڈیفائنڈ ہیں, ساری چیزیں اتنی کمپلیکسڈ ہیں, ساری چیزیں ویل ڈیزائنڈ ہیں. تو میں اکثر یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اینٹوں کی جو فیکٹری ہے یا اینٹوں کا جو بھٹا ہے وہاں پہ دھماکہ ہو اور بہت ہی خوبصورت گھر بن جائے, یا کسی کباڑیے کی دکان پہ اچانک سے دھماکہ ہو جائے اور ایک گاڑی تیار ہو جائے, یا کوئی ایک ہوائی جہاز تیار ہو جائے؟ ایسا نہیں ہوتا. دھماکے ہمیشہ تباہی لاتے ہیں, وہ آرڈر نہیں لاتے, وہ ترتیب نہیں لاتے, وہ اتنی فائن ٹیوننگ نہیں لاتے جو ہم کائنات میں دیکھتے ہیں. اینی ویز, جب بھی آپ بگ بینگ کی اصطلاح کو پڑھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بگ بینگ سے کیا مراد ہے. اوکے, ہماری اگلی اصطلاح ہے اسپیشیز. اس کو ہم انواع بھی کہتے ہیں, نو بھی کہتے ہیں, اور یہ جانداروں کا وہ گروہ ہے جس کے تمام افراد کی ساخت یعنی ان کا حلیہ اور ان کی جینیاتی خصوصیات اور طرز زندگی جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے, وہ مماثل ہوتی ہے. مثال کے طور پر بلی یا بہت ساری بلیاں جو ہیں وہ ایک طرح کی نو ہیں, اور اسی طرح سے شیر جو ہے وہ ایک علیحدہ سے نو ہے. تو اسپیشیز جو ہیں ایک ہی قسم کے جانداروں کا ایک گروہ اسپیشیز کہلاتا ہے. ہماری اگلی اصطلاح ہے فوسل. فوسل جانداروں کے ایسے ڈھانچے ہیں, جانداروں کے ایسی باقیات ہیں, ان کے ایسے نشانات ہیں جو کسی دور میں ایک ہی دم لاوے میں یا مٹی میں یا پہاڑوں میں پتھروں میں دب گئے, ایک ہی دم دب جانے کی وجہ سے وہ پتھروں جیسے ہو گئے. تو فوسل جانداروں کی قدیم باقیات یا ایسے نشان ہیں جو لاکھوں یا کروڑوں سال پہلے زمین میں دب گئے تھے, اور ابھی ان کی شکل جو ہے وہ پتھروں جیسی ہو گئی ہے, وہ پتھروں میں محفوظ ہو گئے تھے. اوکے جی, ہماری اگلی اصطلاح ہے ٹرانزیشنل لائف فارمز. ایوولوشن کے مطابق ٹرانزیشنل لائف فارمز یہ ہیں کہ ایک جانور سے دوسرا جانور ایوالو ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وہ کہیں گے کہ جیسے گھوڑے سے ویل مچھلی بن گئی یا ویل مچھلی سے گھوڑا بن گیا, کسی پرندے سے ایک کتا جو ہے وہ ایوالو ہو گیا. تو یہ ایک ٹرانزیشن ہوئی ہے, ایک عام زندگی ہے یا ایک عام فارم ہے کسی جانور کی, اس سے کوئی نیا جانور فارم ہوتا ہے. لیکن وہ ٹرانزیشن جب ہو رہی ہے تو اس ٹرانزیشن کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں. مثال کے طور پر کب وہ وقت تھا کہ ایک مچھلی مگرمچھ بننے کے پروسیجر میں تھی اور وہ مر گئی اور ہمارے پاس ڈھانچہ ہو جی یہ مچھلی ہے, یہ آدھی مچھلی ہے آدھا مگرمچھ ہے, یا آدھی مچھلی ہے آدھا انسان ہے, یا آدھا گھوڑا ہے آدھی ویل ہے. یہ ٹرانزیشن ہو رہی تھی, تبدیلی ہو رہی تھی, لیکن اس کی زندگی پوری ہو گئی اور وہ مر گئی, اور ابھی یہ ٹرانزیشنل اس کی لائف فارم کے ہمارے پاس ثبوت ہے. ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں, اور اس کو ہم کہتے ہیں مسنگ لنک, یعنی وہ کڑی جو مس ہے ارتقاء کی ساری کہانی میں سے ایک کڑی مس ہے, اس کو مسنگ لنک ہم کہتے ہیں. لیکن وہ
कड़ी इसमें आती है जिसको हम ट्रांजिशनल लाइफ फॉर्म्स कहते हैं। तो जहाँ कहीं इर्तिका को पढ़ते हुए आपको ये पढ़ना पड़े कि ट्रांजिशनल लाइफ फॉर्म जैसी कोई इस्तिलाह है तो आपको समझना चाहिए कि ये क्या है। हमारी 11वीं इस्तिलाह है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, यानी कैम्ब्रियन धमाका। तो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ये है कि एक हयातियाती वाकया हुआ तकरीबन 54 करोड़ साल पहले, जिसमें ज़मीन पर अचानक बहुत ही पेचीदा किस्म के जानदार, हर किस्म के जानदार जो हैं वो नमूदार होना शुरू हो गए। अभी इसके हवाले से साइंसदान कहते हैं कि समंदर के अंदर एकदम से जानवरों की बहुत बड़ी इकसाम बड़े पैमाने पर खुद ही पैदा होना शुरू हो गई और अचानक ज़मीन पर आ गई, और ये बहुत ग्रेजुअल नहीं हुआ, एकदम से हुआ। तो इसको हम कहते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। हमारी 12वीं इस्तिलाह है इयोहिपस। इयोहिपस, जिसे डॉन हॉर्स भी कहा जाता है, एक कदीम घोड़े की नस्ल है जो तकरीबन 56 से 33 मिलियन साल पहले इयोसिन एपॉक में पाई जाती थी, जिसको इयोसिन दौर भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि ये जदीद घोड़े का एक इब्तदाई जद्दे अमजद था। तो जदीद घोड़ा जो हमारे पास पाया जाता है, इसकी इब्तदाई शक्ल या इसका जद्दे अमजद जिससे ये डेवलप हुआ है वो इयोहिपस था। हमारी 13वीं इस्तिलाह है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम एक इर्तिकाई नज़रिया है जो 1972 में स्टीफन जे गाउल्ड और नाइलस एल्डरेज ने पेश किया। इस नज़रिए के मुताबिक जानवरों में इर्तिकाई तब्दीलियां बतदरीज नहीं हुई, मतलब थोड़ा थोड़ा करके नहीं हुई, बल्कि मुख्तसर और अचानक बड़ी तब्दीलियों के अदवार में वाक़या हुई हैं, जिनके बाद लाखों साल तक कोई ख़ास तब्दीली नहीं हुई। तो ये कहते हैं कि जैसे नज़रिया है कि ग्रेजुअली एक जानदार अपनी ज़रूरत के तहत, नेचुरल सिलेक्शन के तहत आहिस्ता आहिस्ता एक से दूसरे जानवर में तब्दील हुआ, तो इनका कहना है कि ये ऐसा नहीं हुआ, ये अचानक से ही एक जानवर जो है वो कुछ से कुछ बन गया। एक घोड़ा है वो अचानक से मछली बन गया, और ये ख़ास अदवार में हुआ है और एकदम से हुआ है, और फिर सैकड़ों सालों तक उनमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो इसको कहते हैं पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। हमारी 14वीं इस्तिलाह है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो जिस्मानी हिस्से या साख्तें हैं जो किसी जानदार के आबाओ अजदाद में फ़ाल और कारआमद थीं, लेकिन अब इर्तिकाई अमल के दौरान वो अपनी असल फ़ालियत को या असल काम को खो चुकी हैं और अभी वो कारआमद नहीं है। मसलन समझा जाता है कि इंसानों के अंदर अपेंडिक्स जो है अभी ये फजूल है, इसके होने की ज़रूरत नहीं थी, ये क्यों है इसमें। अकलदार जो इंसानों के अंदर पाई जाती है उसके हवाले से भी ये समझा जाता है कि इसके होने की ज़रूरत नहीं थी। और इसी तरह सांपों के जिस्म पर वो कहते हैं उस पैरों के निशान या ऐसी जगह हैं जो ये शो करती हैं कि यहाँ पे कभी पंजे थे, अभी उनको ज़रूरत नहीं उसकी, लेकिन अभी भी ऐसा उनमें अगर देखा जाता है तो वो बिल्कुल फजूल है। तो कई ऐसी चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर वो नोटिफाई करते हैं, हालांकि अगर आप समझें, उसको स्टडी करें तो वो गैर ज़रूरी नहीं है, लेकिन वेस्टिजियल ऑर्गन्स जिस कैटेगरी में आते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके ऑर्गन्स में, आपके जिस्म में डॉक्टर्स या इर्तिका के मानने वाले बताएंगे कि ये फजूल हैं, इनका जिस्म में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, इनके जिस्म को कोई ज़रूरत नहीं थी, ये ना भी होते तो सारी चीज़ें सही होती। तो ये वो सबूत देते हैं कि देखें, हम ग्रेजुअली किसी और जानदार से या किसी और जानवर से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये ऐसी चीज़ें अभी हमारे जिस्म में बच गई हैं, ये उनकी देन है, उनके जिस्म में कोई ना कोई ये फंक्शन करती थी, हमारे लिए बेकार है। तो इसको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। हमारी अगली और 15वीं इस्तिलाह है होमोलॉजी। होमोलॉजी जो है ये बायोलॉजी में मुख्तलिफ जानदारों में पाए जाने वाले ऐसे अज़ा या जिस्म के हिस्से हैं या ऐसी साख्तें हैं या ऐसी कोई जीनियाती खसूसियात हैं जो मुश्तरका जद्दे अमजद या कॉमन एंसेस्टर से विरासत में मिली हैं। ये खसूसियात साख्त और बुनियादी ढांचे में तो एक जैसी होती हैं, ताहम इनके अफ़ाल जो हैं वो फ़र्क होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ जो जानवरों को आप देखेंगे उनके ढांचे मिलते जुलते हैं,
अगर आप पसलियों का स्टाइल देखें जानवरों में और इंसानों में, वो एक जैसा नज़र आएगा। आपको हाथों के जो ढांचा है या अंदर जो हड्डियां हैं उसको देखें, परिंदों के परों के अंदर जो हड्डियां हैं उनको देखें, तो लगता है स्ट्रक्चर एक जैसा है। पैरों की हड्डियाँ, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो हैं वो एक जैसी लगती हैं, तो इसको हमोलॉजी कहते हैं। और इससे भी इर्तिका के हम ये बताना चाहते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है ये देखें एक जैसा ही है, सारे जानवरों में एक जैसा ही है। गर्दन का फंक्शन, दिमाग का फंक्शन, जिस्म में बाकी सारी चीज़ें, तो ये इससे हमें पता चलता है कि इनका जद्द अमजद यानी कॉमन एंसेस्टर एक ही है। हम कहते हैं कि इनका खालिक एक ही है, जिसने सारी चीज़ें डिज़ाइन की हैं वो एक ही है, लेकिन इर्तिका के हामी इस चीज़ को, हमोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं कि सारे स्ट्रक्चर जानवरों में एक जैसे हैं, इसलिए इंसान भी उसी कैटेगरी में आता है जानवरों की, इसलिए वो कहते हैं कि सारे इवॉल्व हुए हैं और उनका जद्द अमजद एक है। हमारी 16वीं इस्तिलाह है प्रीमोडियल सूप। तो प्रीमोडियल सूप से मुराद ये है कि इब्तदाई ज़मीन के समंदरों में पानी, मुख्तलिफ गैसें और कीमियाई मरकबात का एक बहुत बड़ा अमेज़ा मौजूद था, जिसमें तवानाई जैसे कि बिजली की कड़क या सूरज की शुआओं के असर से नामियाती मालिक्यूल बने। नामियाती मालिक्यूल से मतलब है ऐसे मालिक्यूल जिनमें ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी रखने वाले मालिक्यूल बने। और ये सादा नामियाती मुरक्कबात मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होते गए या कॉम्प्लेक्स होते गए, पेचीदा होते गए, और फिर इनसे अमीनो एसिड और प्रोटीन्स और बिलाखिर इब्तदाई खुलिये ने अपनी शक्ल पकड़ी। तो प्रीमोडियल सूप समझ ले एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज़िंदगी की इब्तदा हुई। एक सूप पक रहा है समंदर की गहराइयों में, उसमें केमिकल्स भी हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और सूरज की रोशनी पड़ रही है या बिजली की कड़क की वजह से ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स बने, और उसमें ऐसी चीज़ें जैसे अमीनो एसिड और प्रोटीन्स और दीगर चीज़ें जो हैं वो पैदा हुई, और अल्टीमेटली एक लिविंग सेल जो है वो पैदा हो गया। तो ये जहाँ भी आप प्रीमोडियल सूप पढ़ें तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए इससे इर्तिका के हामी या इर्तिका पसंद जो लोग हैं उनकी क्या मुराद है। तो हमारी अगली इस्तिलाह है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स को उर्दू में हैवानाते रईसा भी कहते हैं। तो हैवानाते रईसा वो ममालिया जानदार हैं जो तरक्की याफ्ता दिमाग, हाथों की गिरफ्त और बसरी हिस्स यानी सुनने की हिस्स जो है उसके लिहाज से दीगर जानवरों से मुमताज़ हैं, जैसे कि इंसान है, चिंपैंजी, गुरिल्ला, बबून और इस तरह के दीगर ममालिया जानदार। सो जब भी ये इस्तिलाह प्राइमेट्स यूज़ हो तो आपको पता होना चाहिए ये हैवानाते रईसा की तरफ इशारा करती है। हमारी अगली इस्तिलाह है सेल। इसको आप खुलिया भी कहते हैं बायोलॉजी की ज़ुबान में। तो सेल जो है ये किसी भी जानदार के जिस्म की बुनियादी तरीन इकाई है। ये एक छोटी तरीन हयातियाती इकाई होती है जो ज़िंदगी के तमाम ज़रूरी अफ़ाल सर अंजाम दे सकती है, जैसे कि नशोनुमा, तौलीद और मेटाबॉलिज्म वगैरह। तो हमारा बदन या कोई भी जानदार चीज़ जिस चीज़ से बनी है, वो छोटी ईंट, वो छोटा जो यूनिट है उसको हम सेल कहते हैं, और सेल को उर्दू में खुलिया कहते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो इसको जानते हैं। तो जो भी लोग जब ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं स्पेशली इर्तिका के हवाले से, तो ये चीज़ें बार बार हमें पढ़ने को मिलेंगी। और आज की हमारी आखिरी इस्तिलाह है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो है ये जानवरों या पौधों में मखसूस मतलूबा खसूसियात पैदा करने के लिए उनकी चुनिंदा अफजाइश नस्ल का अमल है। इस अमल में इंसान बेहतरीन खसूसियात वाले नर और मादा का इंतखाब करके उनकी नस्ल को आगे बढ़ाता है ताकि अगली नस्लों में वही खसूसियात मजबूत हों। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग में ये आमतौर पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है जानवरों के हवाले से, पौधों के हवाले से, कि हम अच्छी प्रोडक्ट जो है वो ले सकें। आई होप कि ये जितनी भी इस्तिलाहात आपको बताई हैं ये किसी न किसी लेवल पे आपके लिए मददगार साबित होंगी, और जब आप एवोल्यूशन और क्रिएशन को स्टडी करते हैं, इसके बारे में कुछ ना कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं,
جب یہ اصطلاحات استعمال ہوں تو آپ کو ان کی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ہے تو میری یہ گزارش ہے کہ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مجھے، ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو ویری مچ۔